देखिए अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना वो क्या था हमारे पास, तो ये एक प्योर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन थी अबाउट वेक्टर एनालिसिस। कैसा था ये सब कुछ? ये मंजर जो अभी तक हमने एक्सपीरियंस किया है ये ऐसा है जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ जो हम सीख रहे हैं उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो उसमें टर्म यूज़ की गई है, जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, वो हमारे समझने के लायक हैं कि नहीं। सिंपल सा अगर एग्जांपल समझें तो हम अपने यूनिवर्स का बिहेवियर समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो द आंसर इज हमें आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहले पढ़नी पड़ेगी। क्या उसको डायरेक्ट पढ़ लेंगे? तो आंसर है नहीं। उसको पढ़ने के लिए शर्त है कि आपको टेंसर्स, इंटीग्रेशन, इन सब की बेसिक नॉलेज और डीप नॉलेज भी होनी चाहिए। द सेम थिंग एज आई टॉक टू यू, आई नीड टू नो विच लैंग्वेज डू यू नो। Yes, first I need to know which language do you know, so that I will use that language to make you understand. अगर मुझे आपकी लैंग्वेज का आइडिया नहीं है तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा और आप मुझसे कैसे समझेंगे या मुझे कैसे समझाएंगे? तो उसके लिए पहले हमें क्या होना चाहिए? एक छोटा छोटा नॉलेज होना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हमारे पास ऐसी कई सारी टर्म आने वाली है जो हमें आगे चल के समझनी थी और समझनी है, आगे चल के समझनी है। उसके लिए पहले हमें एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। किसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन? सो द आंसर इज वेक्टर क्वांटिटी का, स्केलर क्वांटिटी का। ये जो हमारा पूरी जर्नी चली है वेक्टर एनालिसिस की अभी तक, इसमें आपने क्या पढ़ा? वेक्टर का डॉट, वेक्टर का क्रॉस, स्केलर का ग्रेडियंट इज ए वेक्टर। अभी कुछ और भी चीजें हैं जो हमें नजर आएंगी, उनको बस हमें एक्सेप्ट करना है और समझना है। अगर वो हमारे दिमाग में आ गई कि चलो ऐसा भी कुछ होता है, तो हम आगे चल के इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हाँ ये हम क्यों पढ़ रहे थे, मतलब वेक्टर एनालिसिस, क्योंकि ये आगे आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, आगे आने वाली जितनी भी फिजिक्स में, उसमें इसका कैसा कैसा यूज़ है। अभी हम वही करेंगे, मतलब क्या कि डेल ऑपरेटर का और भी ज़्यादा यूज़। ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ डेल ऑपरेटर वी विल सी। एप्लीकेशंस ऑफ डेल ऑपरेटर में क्या देखना है हमें? वी नो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, अगर हम किसी भी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, इट कम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। एफ आई कैप, एफ जे कैप, एंड 3 डायमेंशन में करेंगे तो के कैप भी इंक्लूड हो जाएगा। वी नो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेक्टर क्वांटिटी पे हम दो तरह से ऑपरेशन लगाना जानते हैं। पहला, किसी वेक्टर को हम डाइवर्जेंस कर सकते हैं, किसी वेक्टर का हम कर्ल फाइंड कर सकते हैं, कर्ल। और कर्ल की मीनिंग क्या समझे हमने? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का या किसी भी वेक्टर फील्ड का, क्योंकि वेक्टर फील्ड और वेक्टर क्वांटिटी सेम थिंग है, सेम एक ही बात है, तो उसका रोटेशनल इफेक्ट कितना है या वो कितना इफेक्ट दे सकती है, किसी बॉडी को रोटेट करा सकती है, कितना। सो इट मस्ट हैव सम कर्ल, है ना, कि रोटेशनल इफेक्ट। और डाइवर्जेंस क्या बताता है? तो आंसर है कि किसी क्वांटिटी का नेट फ्लो। ये जितनी भी क्वांटिटी हैं, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, ये हमेशा कहाँ से डिफाइन होती हैं? एक पॉइंट से। ये एक पॉइंट रिलेशनशिप है। यू मस्ट बी वंडर कि एक पॉइंट रिलेशनशिप कैसे है। सो इसको हम और आगे देखेंगे जब हम लाइन इंटीग्रेशन
सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन सीखेंगे. बट वी नो व्हाट इज डाइवर्जेंस. सो द आंसर इज नेट फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम कुछ वेक्टर फील्ड हैं जो यहां पर हमें दिखेंगे. किसी एक पॉइंट से यहां से कितनी फील्ड वेक्टर, यहां से कितना वेक्टर फील्ड इंक्रीज हो रहा है या इसका नेट फ्लो कितना है. यहां पर एंटर करती है छोटे से अमाउंट में, बाहर निकलती है इसका अमाउंट ज्यादा है. सो वी कैन से हियर इज डाइवर्जेंस. किसका डाइवर्जेंस है? तो आंसर इज वेक्टर फील्ड का. कितना है? इट गिव्स यू नंबर, स्केलर क्वांटिटी. अच्छा, अब कर्ल भी हमने देखा था कि एक पॉइंट से किसी भी वेक्टर फील्ड में किस तरफ रोटेशनल इफेक्ट है. यहां से एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसे कर्ल होती है, इसी पॉइंट से ऐसे कर्ल होती है. सो ये कर्लिंग इफेक्ट है. ऐसे ही ग्रेडियंट भी फाइंड कर सकते हैं. हमें अभी थोड़ा थोड़ा समझना इनके बारे में. सो फर्स्ट लेट्स सी, अगर ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वी कैन से क्या कह सकते हैं? सो द आंसर इज ऑन वेक्टर क्वांटिटी वी कैन अप्लाई और वी कैन डू टू प्रोडक्ट्स. फर्स्ट इज डॉट, देन सेकंड इज क्रॉस. Dot is your divergence and cross is your curl. So let's find first divergence या del dot divergence of gradient. Divergence of gradient क्या कहेगा? So let's see. डाइवर्जेंस क्या लिखते हैं हम? डेल ऑपरेटर को डेल बाय डेल एक्स आई कैप जे कैप, डेल बाय डेल जेड के कैप डॉट, और ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड क्या होता है? सो वी कैन से एफ आई कैप जे कैप एंड के कैप. यू नो, अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं सो वी कैन से आई और आई इनका मल्टीपल हो जाएगा. सो वी कैन राइट इट एज हियर डेल बाय डेल एक्स del f by del x. क्योंकि i और i वी नो डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है, i के साथ j का नहीं कर सकते क्योंकि वो 0 होता है. सिमिलरली del by del y and this. Now we can go for next del by del z, del f by del z. Now ये क्या है? So we can write it as del square by del x square of f, del square by del y square of f, ये. So it is your divergence of a gradient. इसको आपको बोलना आना चाहिए, इसको बोल बोल के पढ़ना है आपको. Divergence of a gradient is this much. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. We can further write it as, अगर मैं f को यहां से बाहर रख दूं, f को मैं यहां से हटाकर रिमूव कर देखिए, we were talking about this divergence of a gradient
तो डेल ऑपरेटर है उसको आप डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप, डेल बाय डेल जेड के कैप, देन डॉट प्रोडक्ट। यस, ग्रेडियंट को कैसे लिखते हैं? सो ग्रेडियंट किसका होता है? आंसर है स्केलर फील्ड का। इसीलिए स्केलर फील्ड में कोई भी आई जे के कैप नहीं होता, सिंपली इसका मल्टीप्लाई होगा इन सब के साथ। इस स्केलर फील्ड का मल्टीप्लाई डेल के साथ, तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स एफ आई कैप। और जब स्केलर फील्ड का मल्टीप्लाई वाई वाले के साथ होगा डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ, और सिमिलरली डेल बाय डेल एफ, डेल बाय डेल जेड ऑफ स्केलर फील्ड एफ। देन जो के कैप आई जे के कैप आया, ये इस डेल ऑपरेटर की वजह से यहां पर है। नाउ यू कैन सी जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, तो आई और आई कैप हो जाएगा 1, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स इट विल बी डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, देन एफ। सिमिलरली डेल बाय डेल वाई, सो डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर एफ, डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर एफ। नाउ यू कैन राइट इट एज डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर फील्ड। इसको आप ऐसे मत लिख देना, कहीं आप इसको ऐसे करके लिखो। क्यों? क्योंकि जो एफ एक्स आई और ये हमने ये देखा, ये जो पढ़ रहे थे हम, वो क्या है? एफ एक स्केलर फील्ड है, ना कि वेक्टर फील्ड है। तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट करके मत लिखना, इट इज सिंपली योर स्केलर फील्ड, सो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट। ओके, सो इसको ध्यान देना है। और जो ये चीज हम देख रहे हैं, ये क्या है आपका? इट इज कॉल्ड योर डेल स्क्वायर एंड दिस इज योर एफ। ओके, डेल स्क्वायर एफ। नाउ this del square is your what? So answer is del square by del x square. Okay, del square by del y square plus del square by del z square. ये भी आपकी मैथमेटिक्स चल रही है, इसको ध्यान समझना है आपको। और इसी डेल स्क्वायर को हम कहते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर। लैप्लेसियन ऑपरेटर एक नया नाम देना था, सो वी हैव गिवन इट एज लैप्लेसियन ऑपरेटर, क्योंकि उन्होंने ही इसको फाइंड किया था। लैप्लेसियन ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये भी एक ऑपरेटर है। जब किसी नंबर पे अप्लाई करेंगे तो वो नंबर का एक रिजल्ट आता है। द सेम थिंग, इस ऑपरेटर को अगर हम किसी भी दूसरी क्वांटिटी के साथ उसको ऑपरेट करेंगे, सो एक नंबर मिलेगा हमें। फिर से ये रिजल्ट क्या है? सो इट इज योर डेल डॉट डेल एंड इट इज डेल स्क्वायर। इट इज सिंपली योर दिस। यू कैन नोट, इस एफ को हम अगर बाहर लेके चलते हैं, डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल एक्स आई कैप, ये दोनों तरफ डेल ऑपरेटर है जिसको हमने डॉट प्रोडक्ट किया है। डॉट प्रोडक्ट ये ठीक है, तो आपको इसका ध्यान देना है। इट इज योर दिस। फिर से हमने स्टार्टिंग में क्या किया था? हमने एक वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस फाइंड किया था, बिकॉज ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर। सो ग्रेडियंट था हमारे पास, इसको रीड कैसे करेंगे? सो वी विल रीड इट एज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट डेल डॉट डेल एफ। यस, ये रिजल्ट यहां से निकल के आया था। जब हम आगे फिजिक्स में करेंगे तो हमें ऐसे ही कुछ स्केलर फील्ड गिवन होंगी। उस स्केलर फील्ड का अगर हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं, ग्रेडियंट, फिर उस ग्रेडियंट को फाइंड करने के बाद वी कैन सी यस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी नाउ।
after finding gradient, we can say that scalar field has now converted into grade f, which is your vector field. उस वेक्टर फील्ड का क्या फाइंड कर सकते हो? डाइवर्जेंस. एंड दिस विल गिव यू दिस, बट वी विल राइट इट एज del square f. Finally, this result you will get, and this result is your Laplacian. क्योंकि हमारे पास चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, तो अब हम क्या करते हैं ना, हम जितनी भी क्वांटिटी पढ़ रहे हैं उनको एक नया नया नाम दे देते हैं. जैसे ये एक नया नाम दे दिया. इस नाम को पढ़ने के बाद इस नाम में मत खो जाना. You have to understand its mathematics. अब कभी भी अगर ये रिजल्ट आता है तो मैं इतना बड़ा ना लिखने के बजाय मैं सिंपल ऐसे लिख दूंगा लैप्लासियन. और इस लिखावट को आप क्या समझोगे? इस लिखावट को आप समझोगे दिस. और ये इससे कैसे आया, ये कैसे पता चलेगा आपको? सो यू कैन नोट इट हियर. हमने इसको सेपरेटली अलग से पढ़ा है. इट इज योर लैप्लासियन ऑपरेटर विच इज नथिंग बट दिस डाइवर्जेंस डेल डॉट डेल, एंड दिस हैज कम फ्रॉम दिस एंड दिस हैज कम फ्रॉम दिस. तो यहां से चीजें निकल के आई हैं, तो इसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, कुछ बातें और जानते हैं इसके बारे में. देखिए, हाँ, जो हमारे पास ग्रेड है, ग्रेडियंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका अगर डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हैं, सो वी कैन आल्सो फाइंड इट्स कर्ल. सो लेट्स वी सी. सो व्हाट इज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट? देखिए, कुछ हमें बेसिक, जो हमने अभी ये लैप्लासियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, इसको बेसिक टचअप देखते हैं कि ये देखिए फिजिक्स में कि थोड़ा बहुत हमें किस तरह से मिलने वाला है ना. सो बेसिक टच ऑफ लैप्लासियन ऑपरेटर इन फिजिक्स, कि किस तरह से दिखेगा. वी नो दिस इज योर लैप्लासियन ऑपरेटर, लैप्लास ऑपरेटर. दिस इज योर स्केलर फील्ड विच इज योर स्केलर पोटेंशियल. पोटेंशियल यू कैन से इट इज योर पोटेंशियल, electric potential, gravitational potential, what it can be either. So it is your potential scalar function. इसको हमने ऑपरेट कराया लैप्लासियन ऑपरेटर के साथ. So it comes to be 0. If it is so, अगर ऐसा आता है, so we will say it is your Laplace equation. Laplace equation. Laplace's equation. आप अगर ऐसे फिजिक्स में किसी क्वांटिटी को जो आगे देखोगे, आगे आप समझोगे इस चीज़ को, बिकॉज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप आगे पढ़ोगे. जब ऐसा कुछ निकल के आएगा, वी विल कॉल इट लैप्लास इक्वेशन. और इसी तरह से एक चीज़ से आप फेमिलियर हो, वो क्या? सो द आंसर इज गॉस लॉ. गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. व्हाट इट सेज? इट सेज you have electric flux. This is charge enclosed within a surface times 1 upon epsilon naught. ये हम जानते हैं. And it also can be written as closed line integral of this. Yes. अगर हम इसी क्वांटिटी को पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड कर लें, पर यूनिट वॉल्यूम, सो दिस चार्ज इनक्लोज्ड विल बी पर यूनिट वॉल्यूम. दिस चार्ज इनक्लोज्ड विल बी पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब क्या कि एक छोटे से वॉल्यूम में कितने चार्ज इनक्लोज्ड हैं. और हम ये कहेंगे कि देखिए, अगर चार्ज इस वॉल्यूम में इनक्लोज्ड हैं, सपोज ये वॉल्यूम इसके अंदर बंद है, तो इसके अंदर जितने भी चार्ज आ चुके हैं, आई विल से कि वो चार्ज की कुछ डेंसिटी हो जाएगी. अब उसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज डेंसिटी, कि कितनी चार्ज की डेंसिटी है. सो वी विल राइट इट एज दिस.
पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा करने से हम इसको मोर एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी दिस, और इसको हम आगे देखेंगे पूरी तरह से, माइनस कैसे, लैप्लेसियन ऑपरेटर कैसे। दिस इज योर कॉल्ड पॉइजन्स इक्वेशन, जो हम आगे देखेंगे। पॉइजन्स इक्वेशन, लैप्लेस इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन, ऐसे और भी मिलते हैं हमें, वी विल सी वन बाय वन। ओके, सो रीड करिए इसको, क्या है ये। इट इज योर कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट, यस, कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। कोई भी एक स्केलर फील्ड है जिसका हमने क्या फाइंड किया, ग्रेडियंट, it becomes your vector quantity. Now once it has become a vector quantity, we would like to find its curl, ठीक है, क्योंकि कर्ल और डाइवर्जेंस ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम यूज करते हैं। इट इज अगेन योर मैथमेटिक्स, सो लेट्स वी सी ये इसका रिजल्ट क्या आएगा। सो डेल ऑपरेटर इज योर, यू नो, दिस, you again know this, and del by del z, ठीक है, yes, now focus, okay, हाँ हाँ ठीक है। ओके, सो इस तरह से आपको एक दिखेगा इसकी मैथमेटिक्स। ग्रेडियंट को हम क्या लिख सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स एफ आई कैप, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी आई कैप। डेल बाय डेल वाई ऑफ स्केलर फील्ड जे कैप, एंड दिस इज योर ग्रेडियंट, एंड यू कैन सी क्लियरली इफ इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, सो वी कैन फाइंड इट इजिली यूजिंग अ डिटर्मिनेंट मेथड। सो आई जे के कैप, फर्स्ट जो हमारे पास पहले है वो कौन है, डेल ऑपरेटर, इसको पहले हम लिखेंगे। वी नो इसको पहले क्यों लिखते हैं, हमने पढ़ा स्कूल में। नाउ सेकंड इज दिस, now we will find its gradient. Okay, so let's see. डेरिवेटिव करेंगे एक आंसर मिलेगा, वी नो, फिर उसको z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो भी एक आंसर मिलेगा। तो यहाँ जो हमें रिजल्ट मिलेगा राइट हैंड साइड पर, वह रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। पहले हम z के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लें, फिर y के रेस्पेक्ट में, आंसर विल बी सेम।
ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशियल में मिलता है हमें, अगर मौका मिला तो दोबारा कभी बता दूंगा फिर से, ठीक है। लेकिन ये सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो कितना आएगा, 0। अगेन आई कैन टॉक अबाउट दिस j cap. If I write minus j cap del by del x this, then again del by del z सेम है। सो ये प्रोडक्ट करेंगे तो z के रिस्पेक्ट में पहले, फिर x के रिस्पेक्ट में बाद में, x के रिस्पेक्ट में पहले, z के रिस्पेक्ट में बाद में, सेम आएगा रिजल्ट 0। k कैप के लिए देखते हैं, y के रिस्पेक्ट में पहले, फिर x के रिस्पेक्ट में बाद में, इस फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में बाद पहले, फिर y, तो ये भी सेम है, इट विल आल्सो बी 0। सो यू कैन से इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है हमें, वो क्या मिला है कि कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट यू हैव फाउंड इट एज 0। इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन, लेट्स बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आपका, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बहुत आसान है। कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज योर 0। अगर ऐसा करने पे कोई भी क्वांटिटी फिजिक्स में आप कभी भी पढ़ोगे, अगर कोई भी रिजल्ट ऐसे मिलता है तो इसको हम एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं। इट इज योर टेस्ट टू वेरीफाई व्हाट, तो आंसर है टेस्ट टू वेरीफाई कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड इट मीन्स कि अगर कोई फील्ड है जो कंजर्वेटिव है, उसका हमने ग्रेडियंट फाइंड किया, ठीक है, अगर उसका ग्रेडियंट हमें मिला और कर्ल फाइंड करेंगे, इट विल बी 0। इट मीन्स कि जो भी हम स्केलर फील्ड की बात करेंगे, अगर वो स्केलर फील्ड का हमने ग्रेडियंट फाइंड किया है, सो इट इज ट्रू कि अगर हम उसका कर्ल फाइंड करते हैं, इट विल बी 0। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब कि अगर मैंने धोखे से एक वेक्टर फील्ड का ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, सपोज कि मैंने चीटिंग किया कि मैंने एक वेक्टर फील्ड का ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, सो हाउ वुड आई नो कि वो सही है कि गलत है, क्योंकि मैंने तो चीटिंग करके कर दिया उसको और लिख भी दिया अपना आंसर। सो आई विल टेस्ट कि क्या उसका कर्ल भी 0 आएगा। अगर कर्ल 0 नहीं आया, इट इज श्योरली कि जिसका हमने ग्रेडियंट फाइंड किया है, इट वॉज नॉट अ स्केलर फील्ड, इट वॉज नॉट अ स्केलर फील्ड। फिर से, अगर ये स्केलर फील्ड है, इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लिया हमने, सो वी विल श्योरली से इट इज अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। सो आपसे पूछा जाएगा कि आप ये इतने दावे से कैसे कह सकते हो कि ये एक स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट है, तो आप उसका ये प्रूफ दोगे कि देखिए अगर मैं कर्ल फाइंड करूंगा, इट विल बी 0, so it is 100% sure it was your gradient of a scalar field। और ऐसे में हम इसको क्या कहते हैं, तो आंसर है it is your conservative field। so for a conservative field we can say, for a conservative field कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट विल बी 0। तो अगर किसी भी क्वांटिटी का जो हम कर्ल फाइंड करेंगे, किसी भी ग्रेडियंट का कर्ल फाइंड करेंगे, इट विल बी 0। इट मीन्स कि ये क्वांटिटी कौन सी है, ग्रेडियंट ही थी, ये पक्का है, तभी इसका कर्ल 0 आया। अगर हमने किसी वेक्टर का फाइंड किया होता तो ये कभी नहीं आता। लेकिन ये कंजर्वेटिव फील्ड जो होती है अधिकतर, उनका तो कर्ल वैसे भी 0 होता है। यस, तो वो 0 ही तो है, और ग्रेडियंट की बात क्यों करिए फिर, क्योंकि वो एक स्केलर फंक्शन से निकल के आया। एक स्केलर फंक्शन को हमने क्या बनाया है, एक स्केलर फंक्शन को हमने एक ग्रेडियंट दिखाया, लाइक अ टेम्परेचर। यस, सो इफ आई राइट अबाउट टेम्परेचर, सो व्हाट कैन आई से, कि यहां पर एक फ्लेम है, अगर मैं इस पॉइंट पर हूं, फिर मैं यहां से इस पॉइंट पर जाता हूं, इस पॉइंट पर जाता हूं, यहां से मैं इस पॉइंट पर आता हूं,
इस पॉइंट पर आता हूँ। सो आई कैन से कि देखिए यहाँ से डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर की रीडिंग मिलेगी वो सेम होगी। टेम्परेचर कम, सेम टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा क्योंकि ये और दूर गया। यस, अब समझो, आई विल आस्क, इस पॉइंट पे खड़े होकर मैं पूछता हूँ कि देखिए मुझे बताइए कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किधर है। किसका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज? तो आंसर है कौन? स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का मैक्सिमम रेट किधर है? इंक्रीज होने वाला, मैक्सिमम नॉट मिनिमम। तो मैं इधर से इधर जाता हूं अलोंग द सरफेस, ये सेम टेम्परेचर पर, तो क्या यहां से मुझे कोई टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा? क्या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आएगा? नो। मैं यहां से इधर जाता हूं तो क्या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आएगा? नो। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का है, सो इसीलिए हम इसको एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। यस, क्योंकि जो हम रेट से यहाँ जाएंगे और जिस रेट से यहाँ आएंगे दोनों में डिफरेंस होगा। अगर इधर की तरफ मैक्सिमम रेट है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कंटिन्यू। सो एक बात समझना, यहां से यहां जो वर्क डन करेंगे हम, और यहां से यहां जो वर्क डन करेंगे, फिर यहां वर्क डन करेंगे, एक ही तो बात है। क्यों एक ही बात है? जब टेम्परेचर में चेंज यहां से यहां पर कोई चेंज नहीं है, यहां से यहां टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं है, तो आपको यहां से यहां कोई भी वर्क नहीं करना। चेंज कहां से कहां है? ऐसे करके, जैसे हम ग्रेविटी का पढ़ते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है, उसको मैं यहां से यहां ले जाता हूं, फिर यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। इसको अगर यहां प्लेस कर दूं मैं, सो आई कैन से ऐसे ले जाने में वर्क डन हुआ, ऐसे में ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं हुआ। ग्रेविटी यहाँ पर सेम है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम होती है। वी नो, हमने बहुत पहले पढ़ा है। तो सेम थिंग, अगर ये टेम्परेचर यहाँ से यहाँ सेम है तो कोई वर्क डन नहीं करना, यहाँ से यहाँ हमें करना है, यहाँ से यहाँ करना है। इसीलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर पोजीशन। ठीक है, अगर ये पोजीशन पे डिपेंड करती है कौन? टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी क्या? टेम्परेचर का भी ग्रेडियंट, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है ना मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, उसका ग्रेडियंट किस में डिपेंड करता है? ओनली ऑन इट्स पोजीशन। सो वी कैन से दिस ग्रेडियंट इज ए वेक्टर फील्ड, बट द वर्क डन इज independent of path, therefore this is your conservative field, and the proof is here. Yes, the proof is here कि ये conservative field है। Now have you got idea? Okay, देखिए कुछ बातें और, जैसे ये क्या है? Laplacian of a scalar field। इसका एक मीनिंग भी है जो कि हमने देख लिया। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। यस, क्या इसी तरह से इसका भी कोई मीनिंग होता है? जैसे मैंने इसको इस तरह से लिखा है, आपको भी इसी को इस तरह से लिखकर चेक करना है। मैं अभी आपको इसका डायरेक्ट एक रिजल्ट बताता हूं, ये किस तरह से दिखेगा। इट विल लुक लाइक योर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। वेक्टर है, सो इट विल बी एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। आई कैन ऑल्सो सी एक स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। सो आई कैन से दिस इज योर
डेल स्क्वायर एफ एक्स डेल स्क्वायर एफ वाई डेल स्क्वायर एफ जेड। यस, ये जो चीज हम देख रहे हैं ना, ये क्या है, एक वेक्टर के कंपोनेंट्स। और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लैप्लेसियंस। लैप्लेसियंस, जहां भी आप डेल स्क्वायर की टर्म में देखोगे वो एक लैप्लेसियन होगा। इसका मीनिंग क्या है, इट इज योर टास्क टू फाइंड। जैसे इसका मीनिंग है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, इसका क्या होगा? ओके, क्या ये सिंपली एक वेक्टर प्रोडक्ट होगा या किसी वेक्टर में लैप्लेसियन ऑपरेटर डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, ये आपको चेक करना है। ठीक है, नाउ लेट्स वी गो फॉर अनदर थिंग। अगर हम एक ग्रेडियंट को एक वेक्टर पढ़ते हैं तो वेक्टर का हम डॉट और क्रॉस कर सकते हैं। इसी तरह से एक वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस, एक वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस क्या देता है आपको, इसके कंपोनेंट ब्रेक करता है। अगर कंपोनेंट ब्रेक करेगा तो वो इस तरह से दिखेगा, विदाउट आई जे के। क्या ये चीज क्या है? सो आंसर, इट इज योर वेक्टर फील्ड। हमने डाइवर्जेंस किया, इट गिव्स योर स्केलर। अगर ये स्केलर है सो वी कैन फाइंड इट्स ग्रेडियंट। सो वी कैन राइट एज ग्रेड ऑफ divergence. It is your gradient of divergence. Gradient of divergence of a vector field. क्योंकि एक वेक्टर फील्ड का ही डाइवर्जेंस निकाल सकते हो और किसी का नहीं। क्या होगा ये? सो डेल ऑपरेटर इज योर डेल स्क्वायर एफ आपका डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट था। ये ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस से अलग है, इक्वल नहीं है। तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट दोनों अलग अलग है। ठीक है, ठीक। ये हमें कुछ मैथमेटिक्स आई जे के कैप नहीं है।
वेक्टर है ना। ये डाइवर्जेंस था, और डाइवर्जेंस स्केलर होता है, डाइवर्जेंस हाँ। स्केलर। सो इसका रिजल्ट क्या आएगा, और ये आप देख सकते हो एक मैथमेटिक्स है प्योर। तो मैथमेटिक्स कैसे इस्तेमाल करेंगे कि आपको पढ़ना है आगे, ठीक है, इसको हम बहुत यूज़ करेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट लेट्स वी गो फॉर मोर। देखिए जो हमने पढ़ा क्या, डेल स्क्वायर ई मतलब डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट एंड ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। ये आपको फिजिक्स में किस तरह से देखने को मिलेगा, आपके सामने इस तरह से देखने को मिलेगा। लेकिन कैसे आया ये रिजल्ट, वी विल सी, बिकॉज अभी हम इसका को अभी वो नहीं पढ़ रहे हैं जो हमें मेन पढ़ना है फिजिक्स में, केवल देख रहे हैं कि देखो ऐसे मिलेगा देखने को। लाइक ये क्या चीज़ है, वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव इक्वेशन क्या होती है, इस फॉर्म में होती है। कहाँ से आया ये, यहाँ से आया ये। आपने ईएम वेव तक अपनी 12th क्लास में भी पढ़ा, लेकिन उसमें ये क्यों नहीं मिला, बिकॉज यू कैन सी नहीं मिल सकता था हमें, क्योंकि ये हायर टर्म थी। लेकिन ये सब चीज़ें भी होती हैं जहाँ पर ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जे क्या है आपका करंट डेंसिटी। हाँ, तो इसको हमें देखने को मिलेगा इसका एक रूप, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस में डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर माइनस म्यू नॉट डेल जे कैप बाय डेल टी। ठीक है, हम देखिए इसी तरह से देखने को वी नो डाइवर्जेंस और कर्ल, इन दोनों को हम एक वेक्टर क्वांटिटी पर अप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर कहाँ कहाँ से मिलता है, तो वेक्टर फील्ड वी कैन गेट फ्रॉम ग्रेडियंट एंड सेकंड वी कैन गेट फ्रॉम कर्ल। सो फर्स्ट अगर ये वेक्टर है तो इसका हम डॉट फाइंड करेंगे, दैट इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल कितना होता है, वी कैन फाइंड। कर्ल ऑफ एफ क्या होता है, अगर ये 3D में है सो इट विल बी लॉन्ग टू फाइंड। फर्स्ट लेट्स वी फाइंड कर्ल ऑफ, ये कौन सी क्वांटिटी है, ऐसी वेक्टर फील्ड जिसका कुछ डेफिनेट कर्ल है, वो मैंने मान के कर रहा हूँ। अगर मान के कर रहा हूँ सो आई कैन राइट इज एज कि देखिए अगर इसका कर्ल है सो इट मस्ट डिपेंड ऑन एक्स वाई जेड, इट मस्ट डिपेंड ऑन एक्स वाई जेड। इट मीन्स आई कैन राइट एज एफ वेक्टर इज f1 आई कैप, f2 जे कैप और f3 के कैप। ये वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, वेरिएबल जो f1 है, इट डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड, depends on xyz, depends on xyz, therefore I can write it as in this form। अब क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ f3 माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ f2, क्योंकि ये एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, माइनस जे कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ f3 माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ f1 प्लस के कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ f2 माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ f1। यस, इसका हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना है। सो लेट्स वी फाइंड हियर हाउ मच इट विल बी, डेल बाई डेल एक्स आई जे k cap dotted with that I will write it as this much form as this del by del f del by del y of f3 minus del by del z of f2 I cap
देन अगर मैं यहाँ प्लस करता हूँ तो इसको मैं माइनस कर दूंगा और इसको अपने प्लस कर दूंगा। खैर लेट बी, इसको ऐसे लिखते हैं माइनस जे कैप, माइनस में जैसे ये लिखा है जैसे ये वाला, इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। फिर आई कैप सेकंड वाला डेल बाय डेल एक्स ऑफ F3 माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ F1 जे कैप प्लस के कैप वाले के लिए क्या लिखूंगा मैं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ F2 माइनस डेल बाय डेल एफ डेल बाय डेल F1 वाई कैप और ये के कैप। सो ठीक है, ठीक है। डॉट फाइंड करेंगे तो इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा, लेट्स बी सी वन बाय वन। डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस, इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, सो इट विल बी डेल बाय डेल वाई F3 डेल बाय डेल एक्स, क्योंकि डेल एक्स इसकी मल्टीप्लाई दोनों से हो जाएगी, माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ F2 डेल बाय डेल एक्स, एक माइनस क्योंकि आई तो हट जाएगा वो 1 हो जाएगा, माइनस उसकी मल्टीप्लाई इससे, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ F3 टाइम्स डेल बाय डेल वाई। यस, अब इसकी मल्टीप्लाई हो रही है ना इसके साथ, क्योंकि जे और जे कैप 1 हो जाएगा ना इसलिए, और ये जे कैप इधर आना चाहिए। यस, ओके, फर्स्ट वी हैव रिटन, देन माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ F1 डेल बाय डेल वाई, नेक्स्ट जेड के डेल बाय डेल एक्स ऑफ F2 डेल बाय डेल जेड माइनस del F1 by del y and del by del z. Now let's we open this bracket, so we will get del by del F3 del by del x, और ये सेम है। देखो F3 का x से करें फिर y से करें एक ही बात है, ओपन करेंगे ब्रैकेट, दिस विल कैंसिल आउट। नाउ इसको देखते हैं, और z और x वाला कौन सा है, z और x वाला ये माइनस में है, वो ओपन होगा, तो पहले z में किया उसमें x में किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कट जाएगा।